हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम आपने थोड़ा सा जो केमिकल शिफ्ट को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट क्या रहता है केमिकल शिफ्ट के ऊपर। साथ में मैंने आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपके पास क्या कर सकती है, केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट कर सकती है। या लास्ट में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी कि मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी से आपके पास जो केमिकल शिफ्ट है वो कहाँ पे जाएगा, डी शील्डिंग होगी या आपके पास शील्डिंग होगी। ठीक है, तो वो हमने काफी डिटेल में देख लिया है। नेक्स्ट जो अब आप टॉपिक करने वाले हैं दैट इज स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। तो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग मतलब आपके पास N+1 रूल, और जहां पे ये रूल लगता है दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा। हम उस टाइम उसको कहते हैं कि दैट इज ए फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा। तो चलिए इसको थोड़ा देखते हैं, पर इसको देखने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि अभी तक हमने जो एनएमआर में फाइंड आउट करने की कोशिश करी है वो क्या क्या चीजें हमें मिली है वहां पे। क्या कि मतलब आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस, जो आपके पास एनालिसिस जब हम करते हैं किसकी, स्पेक्ट्रम की, तो हमारे पास कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस आ सकती हैं। तो अभी तक हमने फाइंड आउट किया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स, ए बी सी जो भी है आपके पास, किसके बेसिस पे आपके पास केमिकल एनवायरनमेंट या मैग्नेटिक जो आपके पास एनवायरनमेंट है उसका, ठीक है, उसके बेसिस पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्विवेलेंस के बेसिस पे हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन्स निकालने देखे थे। तो एक आपके पास मैंने निकालने देखा है अभी तक, क्या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स। सेकेंड मैंने आपके पास जो बताया था आपको कि क्या इंटीग्रल, मैं सेकंड जो आपके पास डिस्कस किया था इंटीग्रल डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि हम जो है रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन्स के, कि आपके पास कौन से प्रोटॉन कितने रेशियोज में है, मतलब एग्जैक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए टाइप ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं या बी टाइप ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रल। थर्ड हमने फाइंड आउट किया था कि अब आपके पास जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या करते हैं, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देते हैं। तो मतलब डिफरेंट केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं कि आपके पास कौन से प्रोटॉन्स कौन सी वैल्यू देंगे, चाहे वो आपके पास एनाइसोट्रॉपी, मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी की वजह से आपके पास क्या आएंगे, 10 की क्लोजर वैल्यू आएगी, और अगर आपके पास शील्डिंग होती है तो आपके पास कहाँ 0 की तरफ आती है वैल्यूज। तो हमने ये कुछ एक चीजें जो है ऑब्जर्व कर ली है। अब हमारे पास एक स्पेक्ट्रम देखते हैं और उस स्पेक्ट्रम से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं क्या हमारे पास फोर्थ ऑब्जर्वेशन भी आ सकती है या कोई और ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास आ सकती है या नहीं आ सकती। तो मेरे पास एक स्पेक्ट्रम है आपके पास, देखिए आपके पास मैं कंपाउंड लिखता हूं पहले, आपके पास 1,1,2 ट्राइक्लोरोइथेन। मेरे पास जो कंपाउंड है आपके पास 1,1,2 ट्राइक्लोरोइथेन, ये मेरे पास एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड का मैं स्पेक्ट्रम देखिए आपके पास अभी आपके पास दिया हुआ है आगे। इस स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे तो अगर मैं नोटिस करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 पीक्स आनी चाहिए, और अब आपके पास यहाँ पे 2 पीक्स मतलब 2 तरीके के आपके पास प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे प्रोटॉन ए एंड प्रोटॉन बी। अगर प्रोटॉन ए और प्रोटॉन बी है हमारे पास, तो 2 ऑब्जर्वेशन जो 2 एब्जॉर्प्शन पीक्स आनी चाहिए। मतलब आपके पास अगर मैं बात करूं जो आपके पास प्रोटॉन ए है, आपका स्ट्रक्चर में बताया है मैंने कि प्रोटॉन ए है, उस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि आपके पास जो डेल्टा वैल्यू है वो आनी चाहिए 5.77 ppm पे, और आपके पास जो प्रोटॉन बी है उसकी जो ऑब्जर्वेशन, जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 3 अप्रोक्सीमेटली 95 जो आपके पास ppm है उसके क्लोज। तो मतलब आपके पास ये 2 वैल्यूज आनी चाहिए, और हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या आनी चाहिए, सिंगल पीक्स आनी चाहिए, मतलब सिंगल एब्जॉर्प्शन पीक्स आनी चाहिए। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे स्पेक्ट्रम में तो आपके पास देखिए जो आपके पास प्रोटॉन ए है जिसकी पीक आपके पास क्या आई है 5.77 ppm पे आई है, वहां पे आपके पास जो पीक है वो ब्रेक कर गई है। क्या कर गई है, वो ब्रेक कर गई है। और अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कितनी पीक्स में टूटी है, वो 3 पीक्स में वो टूट चुकी है। मतलब हम इनको पीक्स के नंबर ऑफ पीक्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको नेम करते हैं, दैट इज ट्रिपलेट। यहाँ पे हम कहेंगे इसको क्या बन गई, वो ट्रिपलेट बन गई। लेकिन जो आपके पास जो पिछली है दैट इज जो आपके पास प्रोटॉन सेकंड प्रोटॉन जो हमारे पास टाइप है जिसकी वैल्यू जो है कितनी है आपके पास, दैट इज 3
आई थिंक 93 या 95, जो आपके पास वैल्यू है 3.95 ppm, ठीक है। इस पे जो आपके पास जो वैल्यू जो आपके पास पीक्स आ रही हैं वो किसमें, 2 में पीक्स में टूटी है, डबलेट में टूटी है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो पीक्स ब्रेक कर रही हैं, ये क्यों ब्रेक कर रही हैं? क्या ये स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है? क्या ये स्ट्रक्चर के साथ रिलेट करके ये ब्रेक हो रहा है या कुछ और रीजन है? ये देखना है हमें। तो मींस टू से अगर मैं इन पीक्स की ब्रेकेज को एनालाइज करूं तो इससे भी कोई ऑब्जर्वेशन मैं निकाल सकता हूं जो कि हमें हेल्प कर सकती है क्या, कंपाउंड की एनालिसिस के लिए। तो मींस टू से अब हमारे पास हम पढ़ने वाले हैं क्या, एक नई ऑब्जर्वेशन जो आपके पास आएगी किसके थ्रू, स्पिन स्प्लिटिंग के थ्रू। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे आपके पास जो प्रोटॉन ए है वो आपके पास एक प्रोटॉन है वहां पे, और जो प्रोटॉन बी है वहां पे कितने प्रोटॉन्स हैं, वहां पे 2 प्रोटॉन्स हैं। मैंने आपको बोला क्या, n+1, एक्चुअल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास क्या देते हैं, n की वैल्यू देते हैं। तो n+1 मतलब आपके पास जो पीक्स आती हैं हमेशा n+1 के रूल के थ्रू आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं नंबर ऑफ पीक्स निकालूं किसके लिए, प्रोटॉन ए के लिए, किसके थ्रू, जो आपके पास नेबरिंग आपके पास जो कार्बन है उसके थ्रू, तो नंबर ऑफ पीक्स कितनी आनी चाहिए, 3 पीक्स आनी चाहिए, दैट इज ट्रिपलेट, क्योंकि आपके पास नेबरिंग है उसमें जो आपके पास कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो 2 है, तो n हो गया 2, 2+1, 3 पीक्स, दैट इज ट्रिपलेट। अगर आपके पास मैं दूसरा कंसीडर करूं कि अब आपके पास एक प्रोटॉन है जो कि दूसरों को अफेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब n की वैल्यू 1, 1+1 2, तो मतलब 2 पीक्स, तो n+1 रूल लगता है, उसके थ्रू आपके पास क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। अभी के लिए आप इतना याद रखिए। अब हम स्प्लिटिंग का तरीका देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या रीजन है अब आपके पास ये स्प्लिटिंग हो रही है। देखिए मैंने आपके पास एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, इस एग्जांपल में देखेंगे आपके पास मैंने HA, प्रोटॉन HA लिख दिया है क्योंकि आपके पास प्रोटॉन A टाइप में कंसीडर कर रहा हूं उसको, और सेकेंड इज प्रोटॉन B। तो 2 प्रोटॉन्स मेरे पास, 2 प्रोटॉन के टाइप्स हैं हमारे पास, एक प्रोटॉन A है और एक प्रोटॉन B है। इस एग्जाम्पल में देखिए आपके पास मेरे पास 2 तरीके से यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो ओरिएंट कर सकता हूं। एक हो सकता है कि दोनों की स्पिन क्या हो, +1/2 हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो, उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो सकता है। तो देखिए आपके पास +1/2 दोनों की स्पिन बता दी मैंने। और आपके पास दूसरे में हो सकता है कि क्या, आपके पास जो स्पिन हो क्या हो, -1/2 हो एक की, और एक की क्या हो, +1/2 हो, अपोजिट हो। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है तो मतलब आपके पास क्या हो सकता है, अब आपके पास जो प्रोटॉन जो जिसपे हम एनालिसिस कर रहे हैं उसकी जो स्पिन है, जो आपके पास डेल्टा वैल्यू है या आपके पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, वो अफेक्ट हो सकती है किसकी वजह से, नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से। कैसे अफेक्ट हो सकती है, देखिए क्या मतलब हुआ मेरा। मान लीजिए आपके पास जो प्रोटॉन है उसकी जो फर्स्ट आपके पास कंडीशन वो एनालाइज कीजिए आप। फर्स्ट प्रोटॉन में आपके पास जो कंडीशन है उसमें आपके पास जो स्पिन है +1/2 है। बाहर से जब मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या है, एट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब जो आपके पास प्रोटॉन बी है उनपे जो प्रोटॉन ए का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहने वाला है। मतलब जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस ज्यादा ये एक्सपीरियंस करेगा। तो मतलब अब आपके पास अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वहां पे क्या हो रही है, डी शील्डिंग, क्या हो रही है यहाँ पे, डी शील्डिंग। और अगर ये डी शील्डिंग होगी तो मतलब आपके पास एक्चुअल में हमें डेल्टा वैल्यू जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सटेंट है वो डिक्रीज करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो इसीलिए आपके पास डेल्टा वैल्यू जो है वो किसकी, इसकी डी शील्डिंग की वजह से थोड़ी आगे आने वाली है। अगर आपके पास मैं बात करूं यहाँ पे जो सेकंड प्रोटॉन है, दैट इज जो आपके पास जो कि फर्स्ट पे एक्ट कर रहा था, ठीक है, सेकंड प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, तो वो भी आपके पास वैसे ही किसको, इसको भी अफेक्ट करेगा, किसको, प्रोटॉन ए को, ठीक है। प्रोटॉन बी ए को अफेक्ट करेगा, ए जो है बी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। कैसे, सेम तरीके से। तो मतलब आपके पास क्या हो सकती है, डी शिफ्टिंग हो सकती है। लेकिन दूसरी कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है जिसमें आपके पास क्या हो, दोनों एंटी पैरेलल हो। अगर एंटी पैरेलल हो तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, एक प्रोटॉन जो नेबरिंग है वो क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, और आपके पास ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो डिक्रीज हो सकती है। अब हमारे पास शील्डिंग होगी, मतलब आपके पास आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सटेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो शील्डिंग हो जाए तो वैल्यू किसकी तरफ आती है, टीएमएस की तरफ आती है। तो मींस टू से डिक्रीज्ड वैल्यू आपके पास आएगी। अगर डिक्रीज्ड वैल्यू आई तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपके पास यहाँ पे जो केमिकल शिफ्ट है वो क्या रहेगा, थोड़ा लेसर रहेगा जो सेकंड कंडीशन है उसके लिए, और आपके पास जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। तो इससे क्लियर बात चल रहा है
कि आपके पास यहाँ पे जो दोनों कंडीशंस हैं उसमें आपके पास जो प्रोटॉन्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, एक दूसरे का सिग्नल जो है क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दोनों का जो केमिकल शिफ्ट जो आपके पास केमिकली ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है, दोनों जो नेबरिंग कार्बन पे जो प्रोटॉन्स हैं दे आर केमिकली डिफरेंट, तो दोनों क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जब आपके पास जो इनकी स्पिन है जो आपके पास किसके साथ, जो दूसरे जो आपके पास नेबरिंग कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसके साथ ओवरलैप करेगी या नहीं करेगी। तो इन दैट केस ये अफेक्ट कर सकते हैं किसको, केमिकल शिफ्ट को। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जो प्रोटॉन ए है उसकी भी आपके पास जो आएगी क्या आएगी, डबलेट आएगी, उसकी जो स्पिन स्टेट क्या आएगी, डबलेट आ सकती है। दूसरे भी ये भी क्या आ सकती है, डबलेट आ सकती है, टू स्पिन स्टेट्स आ सकती है। कैसे? सिंपल, क्या जो फर्स्ट स्टेट है उसमें आपके पास देखिए आपके पास प्रोटॉन हो सकता है वो अलाइंड है, तो अलाइंड क्या होगा आपके पास, मतलब आपके पास वो केमिकल शिफ्ट को इंक्रीज कर देगा। दूसरे में आप अपोजिट कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज वैल्यू होगी। सेम दूसरे प्रोटॉन के लिए पहला प्रोटॉन एक्ट करेगा कि एक बार वो क्लॉकवाइज मतलब आपके पास पैरेलल होगा स्पिन, और उसकी दूसरी क्या होगी, एंटी पैरेलल होगी। अगर एंटी पैरेलल होगी तो आपके पास क्या होगा, थोड़ी डेल्टा वैल्यू नीचे आएगी, और अगर आपके पास जो पैरेलल होगी तो डेल्टा वैल्यू क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो दोनों के लिए क्या आएगा, डबलेट। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास केमिकली डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, केमिकली जो है उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो आपके पास वहां पे स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल जो होगी वो किसकी वजह से होगी, जो आपके पास स्पिन होगी प्रोटॉन्स की उनकी वजह से होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो सिग्नल है वो क्या करेगा, टूटेगा। अगर 2 पीक्स में टूटता है तो डबलेट, 3 में टूटता है तो ट्रिपलेट, अगर 4 में टूटता है तो क्वार्टेट। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको इतना सा बताया कि स्पिन टूट गई, स्प्लिटिंग हो गई। ठीक है, तो जब आपके पास मैंने आपको बोला कि केमिकल शिफ्ट जो आपके पास केमिकल इक्विवेलेंस है मतलब आपके पास रहेगी, मतलब आपके पास क्या होगा, सिमेट्री रहेगी, प्रोटॉन्स के जो होंगे वो सिमेट्रिकल रहेंगे। इन दैट केस ओनली वन सिग्नल आएगा, तब आपके पास ये स्प्लिटिंग ऑब्जर्व नहीं होती है। लेकिन जब आपके पास ये जो केमिकली डिफरेंट प्रोटॉन्स होंगे तो आपके पास यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है, और आपके पास दोनों का जो सिग्नल आएगा किसमें, 2 पीक्स में टूट जाएगा, मतलब किसमें, डबलेट्स में टूट जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ी सी मैं ओरिएंटेशंस के बेसिस पे हम इस चीज को समझ लेते हैं कि कैसे आपके पास मैं यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बाहर की मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर बता दी आपको, ठीक है, बी नॉट। ठीक है, अगर बी नॉट मैंने बता दी, आपको पता है कि कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन वैल्यूज आनी थी उसकी, तो मतलब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू यहाँ पे आपके पास देखिए लाइन से मैं आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहाँ पे आपके पास केमिकल शिफ्ट आना था। लेकिन जो प्रोटॉन था दूसरा वो क्या कर रहा है, उसकी जो स्पिन है वो भी अफेक्ट कर रही है, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर रही है। तो मतलब कि अब आपके पास जो डेल्टा वैल्यू है उसकी क्या रहनी चाहिए, डीशील्डिंग होनी चाहिए। तो मतलब आपके पास क्या होनी चाहिए, मतलब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करनी पड़ेगी, तो आपके पास वहां पे जो एब्जॉर्प्शन होगी वो क्या होगी, डाउन फील्ड होगी। तो मतलब मैं नीचे आपके पास देखिए नीचे वाली लाइंस आपके पास से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि अभी आपके पास क्या है, इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं डाउनवर्डली जो लाइन है वो आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके डीशील्डेड प्रोटॉन के लिए वैल्यू आ गई, मतलब जो डीशील्डिंग कर रही है आपके पास। ठीक है, ओरिएंटेशन क्या अपवर्ड है, और स्पिन क्या है यहाँ पे +1/2 अफेक्ट तरीके से अफेक्ट कर रही है। मैग्नेटिक मोमेंट भी आपके पास क्या है, अलाइंड है। दूसरा आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, अपोजिट है, -1/2 है। तो आपके पास -1/2 है तो वो क्या करेगी, शील्डिंग करेगी, वैल्यू क्या रह जाएगी केमिकल शिफ्ट की, लो रह जाएगी। तो मैं उसकी ओरिएंटेशन ऊपर बता रहा हूँ -1/2 की फॉर्म। तो मतलब कि दो ओरिएंटेशन हमारे पास आई। होता क्या है, हमारे पास जो रूम टेम्परेचर या कोई भी आपके टेम्परेचर कंडीशंस हम कंसीडर करते हैं, तो उस टाइम जो मॉलिक्यूल हैं जो आपके पास सेम स्पिन +1/2 से पोजेस करेंगे, वही आपके पास क्या पोजेस करेंगे, -1/2। तो मींस टू से जो रेशियोज आएगा इन दोनों की, जो आपके पास स्पिन स्टेट्स का, जो आपके पास जिसमें केमिकल शिफ्ट थोड़ा आगे जा रहा है और दूसरे में केमिकल शिफ्ट थोड़ा पीछे जा रहा है, उनमें क्या आना चाहिए, रेशियोज में 1:1 का रेशियो रहना चाहिए। क्योंकि आपके पास जो ओवरऑल जो आपके पास मॉलिक्यूल जो हैं जो आपके स्पिन पोजेस कर रहे हैं +1/2 एंड -1/2, वो क्या है 50-50% रेशियोज में रहते हैं।
तो मतलब कि आपके पास इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल में क्या आना चाहिए, 1:1 आपके पास रेशियोज आने चाहिए। इसका मतलब तो आपके पास स्प्लिटिंग हुई प्रोटॉन की, किसकी, आपके पास जो ऊपर मैंने आपके स्ट्रक्चर मेंशन करी है उसमें आपके पास जो इंटेंसिटी आनी चाहिए दोनों पीक्स की क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए और 1:1 रेशियो में आनी चाहिए। देखिए पीक की जो हाइट है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसीलिए अब आपके पास मैं बोल रहा हूं कि 1:1 रेशियो में आएगी और इंटेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये आपके पास एक कंडीशन मैंने आपके पास मेंशन की, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन के लिए जाते हैं जिसमें आपके पास मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है दैट इज इथाइल आयोडाइड। तो इथाइल आयोडाइड में आपके पास अगर मैं बात करूं तो आपके पास कितने टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हैं, देयर आर टोटल 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अगर आपके पास मैं बोल रहा हूं कि आपके पास देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोटॉन्स, तो मैं आपको लेबल कर रहा हूं उन प्रोटॉन्स को, देयर आर प्रोटॉन ए एंड देयर आर प्रोटॉन बी, ठीक है। दो प्रोटॉन्स हैं, केमिकली डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं। आपके पास ए टाइप ऑफ जो प्रोटॉन है उसकी जो वैल्यू आ रही है केमिकल शिफ्ट के लिए दैट इज 3.20 एंड जो सेकंड आपके पास जो प्रोटॉन है उसकी जो आपके पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ रही है दैट इज 1.83। आपके पास मैं इसका स्पेक्ट्रम भी दे रहा हूं, इस स्पेक्ट्रम में आप देख लीजिए कितनी पीक्स आ रही हैं। जिसकी आपके पास जो वैल्यू है 3.20 डेल्टा वैल्यू आ रही है, उसकी जो पीक्स बनी वो कितनी बनी, 4। उसकी जो पीक बनी वो कितनी बन गई, 4, दैट इज क्वार्टेट। लेकिन जो आपके पास प्रोटॉन बी है जिसकी वैल्यू 1.83 ppm आ रही है, उसकी जो आपके पास पीक्स बनी वो कितनी बनी, 3। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि अब आपके पास ऐसा क्यों रहा यहाँ पे कि आपके पास नंबर ऑफ पीक्स एक की 4 बन रही है, एक की 3 बन रही है, ठीक है, और क्यों बन रही है। हमेशा याद रखना है आपने कि n+1 रूल तो लगेगा ही, क्योंकि अगर आपके पास मैं यहाँ पे देखूं तो देयर आर 3 प्रोटॉन्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो आपके पास किसकी कितनी वैल्यू दे रहे हैं, 1.83 दे रही है, जो कि अफेक्ट करेगा नेबरिंग कार्बन वाले प्रोटॉन्स को। नेबरिंग वाले कार्बन को अफेक्ट करे तो मतलब कितने n कितने यहाँ पे 3 + 1 4 सिग्नल आएंगे किसके लिए, जिसकी वैल्यू कितनी है 3.20 आपके पास ppm वैल्यू है। और दूसरे के लिए अब आपके पास देखिए नेबरिंग में आपके पास 2 प्रोटॉन्स हैं उस कार्बन पे, 2 प्रोटॉन्स हैं तो इसका मतलब कितने आएंगे आपके पास सिग्नल, 3 आएंगे, मतलब 3 पीक्स वहां पे टूटेगा। इसको मैं ओरिएंटेशन से और ये एक्सप्लेन करते हैं कि ओरिएंटेशन से इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए मैं सिर्फ नेबरिंग कार्बन की बात करूंगा, नेबरिंग कार्बन में जो प्रोटॉन्स हैं उसकी जो ओरिएंटेशन है वो कैसे है। तो दो आपके पास नेबरिंग कार्बन है, नेबरिंग कार्बन पे तेरा टोटल 3 प्रोटॉन्स, तो हो सकता है कि तीनों के जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या हो, सेम डायरेक्शन में अलाइंड हो। मतलब आपके पास +1/2 से ही वो क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं नेबरिंग जो आपके पास हाइड्रोजन से उनको। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं नीचे देखो अब आपके पास स्पिन स्टेट इसके लिख रहा हूँ 1/2 +1/2 से सारी अपवर्ड डायरेक्शन में लिख रहा हूँ। अगर तीनों अपवर्ड डायरेक्शन में हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल स्पिन की वैल्यू आई +3/2। तो +3/2 से आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट अफेक्ट हो रहा है किसका, जो आपके पास जो नेबरिंग प्रोटॉन है उसका। दूसरा अब आपके पास जो बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि तीनों क्या हो, बिल्कुल अपोजिट हो, तो बिल्कुल टॉप पे चला गया डायरेक्टली, ठीक है, बिल्कुल दोनों क्या हो, बिल्कुल उल्टे ही हो, ठीक है, उल्टे तरीके से अफेक्ट कर रहे हो, मतलब शील्डिंग कर रहे हो वहां पे। तो उसकी जो स्पिन स्टेट आ गई कितनी आ गई, -3/2, मतलब तीनों के अपोजिट है। अब आपके पास ये जो दो कंडीशन होगी इनके बीच में भी कुछ एक आपके इंटरमीडिएट कंडीशंस आ सकती हैं, ठीक है। चलो चेक करते हैं कौन कौन सी। देखिए फर्स्ट कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें दो जो प्रोटॉन है वो क्या अपवर्ड डायरेक्शन में हो और एक क्या हो, डाउनवर्ड हो। तो ओवरऑल स्पिन की वैल्यू क्या आएगी, +1/2। तो जो फर्स्ट 2 प्रोटॉन्स है उसकी जो स्पिन है मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में बता दी, ठीक है, दूसरे की अब आपके पास डाउनवर्ड बता दी। सेकंड में आपके पास जो प्रोटॉन है जो दोनों, ठीक है, जो आपके पास लास्ट के जो 2 प्रोटॉन है उनकी स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में बता रहा हूं, और जो नीचे है वो उसकी क्या बता रहे हैं, जो मिडल है उसकी क्या बता रहा हूँ, डाउनवर्ड बता रहा हूँ। तो ओवरऑल स्पिन अभी भी क्या आई, +1/2 आई। और थर्ड कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें लास्ट 2 जो है अपवर्ड हो और जो बीच फर्स्ट वाला उसकी क्या स्पिन हो, डाउनवर्ड हो। तो इस तरीके से आपके पास +1/2 से वो क्या कर सकता है, सिग्नल को जो केमिकल शिफ्ट है उसको अफेक्ट कर सकता है, किसके, जो नेबरिंग प्रोटॉन है उसको, उसके केमिकल शिफ्ट को, ठीक है। सेकंड जो थर्ड कंडीशन अब आपके पास आती है, दो तो मैंने आपके पास 3 कंडीशन मैंने आपके पास फाइंड आउट कर ली, और फोर्थ कंडीशन में आपके पास क्या हो सकता है, -1/2 हो सकती है स्पीड। कैसे, जैसे कि मैंने आपके पास जो सेकंड कंडीशन आपके पास बताई जिसमें आपके पास +1/2 स्पिन स्टेट है, वैसे अब आपके पास इसका अपोजिट करते चलूं मैं ऊपर तो आपके पास स्पिन स्टेट क्या सकती है, -1/2।
मींस टू से अब आपके पास जो स्पिन स्टेट्स हैं, जो आपके पास डाउनवर्ड का, जो आपके पास नीचे वाली स्टेट में मैंने आपके पास क्या बताई, मैंने दो अपवर्ड बताई है स्पिन स्टेट्स, ठीक है। जो शुरू के प्रोटॉन्स हैं उनकी जो स्पिन स्टेट है वो क्या बताइए, अपवर्ड +1/2। तो ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, -1/2 डाउनवर्ड, ठीक है। तो -1/2 डाउनवर्ड कर दी, मतलब तो दूसरे ऊपर जो सेकंड आपके पास थर्ड वाला जो प्रोटॉन होगा उसकी स्पिन स्टेट आएगी, क्या आएगी, अपवर्ड आएगी। तो ये कैंसिल करेगी, तो आपके पास -1/2 आपके पास जो रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास तीन और यहाँ पे टोटल कितनी स्टेट्स बनेगी, मतलब 2 और स्टेट्स बनेंगे, ठीक है। तो मतलब आप इस जो नीचे वाली जो मैंने आपके पास बताई है इसके ठीक अपोजिट आप ऊपर ओरिएंटेशन लिख सकते हो, रख सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो आप नोटिस करेंगे जो आपके पास फर्स्ट आपके पास ओरिएंटेशन जिसमें आपके पास +3/2 आपके पास ओरिएंटेशन आई है, उसमें एक ही आपके पास पॉसिबल ओरिएंटेशन बन रही है जिसमें आपके पास +3/2 आ सकती है। -3/2 में भी एक ही ओरिएंटेशन आपके पास आ सकती है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास सेकंड और जो थर्ड कंडीशन आ रही है उसमें जिसमें आपके पास +1/2 है, उसमें और ऊपर वो जो सेकंड जो है आपके उसके ऊपर जो है -1/2 ओरिएंटेशन है, उसमें 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस आ रही हैं। तो मतलब आपके पास 3 टाइम्स आपके पास सिग्नल 3 मतलब आपके पास 3 टाइम्स जो है वो जो पीक की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, किसके विद रिस्पेक्ट, जो फर्स्ट आपके पास पीक है उसके विद रिस्पेक्ट। तो इसीलिए अब आपके पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो आपके पास प्रोटॉन्स हैं जो कि आपके पास इंटेंसिटी मतलब आपके पास क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वो 3 टाइम्स क्या कर रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब अब आपके पास इंटेंसिटी का जो रेशियोज आएंगे इन प्रोटॉन्स के लिए क्या आएगा, 1:3:3:1। क्यों, क्योंकि आपके पास देख लीजिए वहां पे नीचे सबसे +3/2 की कंट्रीब्यूशन +1/2 की क्या आई, 1 आ गई, -1/2 की 1 आ गई, +1/2 की कितनी +1/2 की आई आपके पास दैट इज 3, एंड जो आपके पास -1/2 की भी आई 3। तो मतलब +3/2 की 1, -3/2 की भी 1, +1/2 की 3 एंड -1/2 की भी 3। तो टोटल आपके पास 1:3:3:1 आपके पास रेशियो आया। और अगर आप नोटिस करेंगे तो कितनी पीक्स बनी, टोटल 4 पीक्स बनी। तो 4 पीक्स बनी तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, 4 पीक्स का मतलब हुआ कि अब आपके पास कितनी पीक्स वहां पे क्या बनेगा, क्वार्टेट बनेगा। क्यों बना क्वार्टेट, क्योंकि आपके पास जो प्रोटॉन जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है, डेल्टा वैल्यू कितनी आ रही है 3.20, उसकी जो नेबरिंग कार्बन पे है उसके कितने प्रोटॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन्स हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, इसको स्प्लिट कर रहे हैं सिग्नल को। नेक्स्ट अब आपके पास दूसरा इसी में दूसरा भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपके पास ट्रिपलेट सिग्नल आया। ट्रिपलेट सिग्नल आया, बिल्कुल सेम करना है हमें जैसे हमने किया अभी, जो पीछे किया हमने, क्या किया हमने उसमें कि अब आपके पास यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं, क्या नेबरिंग कार्बन पे कितने प्रोटॉन्स है, ये नेबरिंग कार्बन मतलब आपके पास, क्योंकि जिसका सिग्नल है आपके पास क्या आ रहा है, ट्रिपलेट आ रहा है, ठीक है। जिसका सिग्नल क्या आ रहा है, ट्रिपलेट आ रहा है, ठीक है। ट्रिपलेट आ रहा है तो मतलब जो नेबरिंग कार्बन है उस पर कितने प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स। नेबरिंग कार्बन पे प्रोटॉन्स कितने, 2 है। और जो ट्रिपलेट सिग्नल वाला जो कार्बन है उस पे जो हाइड्रोजन है उसका जो डेल्टा वैल्यू है वो कितनी थी, 1.83 थी, ठीक है। तो अब आपके पास जो 2 प्रोटॉन है वो सिलेक्ट करने वाले हैं इसको कितने में, 3 में। कितने सिग्नल में, 3 में। तो अब आपके पास देखते हैं कैसे, देखिए 2 प्रोटॉन्स हैं तो उनकी ओरिएंटेशन जो है वो क्या हो सकती है, पहले हो सकती है +1/2 दोनों की अपवर्ड हो सकती है, या दोनों की क्या हो सकती है, अपोजिट, -1/2 या -1/2 डाउनवर्ड हो सकती है, ठीक है। तो एक की मतलब आपके पास स्पिन क्या आ गई, नीचे 1 आ गई, और ऊपर जो स्पिन आई वो क्या आ गई, -1, बिल्कुल दोनों अपोजिट है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है, दोनों क्या करें, एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट प्रोटॉन अपवर्ड हो और सेकंड प्रोटॉन क्या हो, डाउनवर्ड हो, तो स्पिन स्टेट क्या आ गई, 0। और दूसरी कंडीशन हो सकती है दूसरा प्रोटॉन अपवर्ड हो और जो फर्स्ट प्रोटॉन हो क्या हो, डाउनवर्ड हो, तो स्पिन स्टेट क्या आ गई, 0, दोनों कैंसिल कर दी। तो मतलब कि आपके पास यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है वो कितने, 3 पीक्स में टूटेगा, और 3 पीक्स में टूटेगा तो यहाँ पे जो आपके इंटेंसिटी आएगी कितनी आएगी, 1:2:1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्पिन स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो, और आपके पास ऑब्जर्व कर सकते हो कि सिग्नल कितनी पीक्स में टूटेगा, या आपके पास यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ पीक्स क्या आएगी, और आपके पास जो सिग्नल है वो क्या आएगा, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट या मल्टीप्लेट, जो भी है, ठीक है। तो अगर 2 पीक्स आ रही हैं विद इक्वल इंटेंसिटी तो डबलेट, 3 पीक्स आ रही हैं तो हम बोलेंगे ट्रिपलेट, 4 पीक्स आएंगी तो क्वार्टेट, और आपके पास इसी तरीके से आप मल्टीप्लेट तक आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास क्या, स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में। तो मुझे लगता है कि इतना काफी है आपके लिए इसको समझने के लिए। बस इतना ध्यान रखना है आपने कि स्पिन स्प्लिटिंग जो है
ओनली तभी ऑब्जर्व होगी जब आपके पास केमिकली डिफरेंट प्रोटॉन्स आपके पास ऑब्जर्व किए जाएंगे। नेबरिंग पोजीशन, और आपको यह भी ध्यान रखना है, नेबरिंग, इमीडिएट नेबरिंग जो कार्बन है उस पे ही हाइड्रोजन होने चाहिए जो कि स्प्लिटिंग करेंगे इसकी। जो आपके पास नेबरिंग, मतलब आपके पास मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, इस एग्जांपल में देखिए आपके पास कार्बन है, मैं सारे केमिकली डिफरेंट प्रोटॉन बात कर रहा हूँ, तो इस कार्बन के अराउंड जो है दो कार्बन है नेबरिंग, ठीक है। वो दो कार्बन नेबरिंग है तो उसका मतलब ये हुआ कि राइट डायरेक्शन में आपके पास साइड जो आपके पास प्रोटॉन्स हैं वो भी आपके पास क्या करेगा, तोड़ेगा सिग्नल किसका, जो आपके पास मिडल वाला जो प्रोटॉन है, मिडल वाले कार्बन जो प्रोटॉन है उसका, और जो आपके पास ये है आपके पास जो लेफ्ट में है वो भी ब्रेक करेगा। तो मतलब आपके पास देखिए अगर दो प्रोटॉन यहाँ पे है और फर्स्ट पे आपके पास जो राइट में है उसमें एक प्रोटॉन है, तो कितने हो गए टोटल 3, तो n की वैल्यू होगी 3, 3 + 1 4, तो टोटल पीक्स कितनी बनेगी आपके पास 4 पीक्स बनेगी। और ये जो इंटेंसिटी है आपके पास डिफरेंट पीक्स की वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल अगर देखेंगे तो आपके पास अगर सिंगल प्रोटॉन है एक ही पीक रहती है, नेबरिंग प्रोटॉन में कोई अब आपके पास नियर बाय कोई प्रोटॉन नहीं है तो सिंगल पीक एक मतलब इंटेंसिटी क्या आएगी 1। अगर आपके पास आगे नेक्स्ट जाता हूँ, ऐसा प्रोटॉन है जिसके अराउंड क्या है दो प्रोटॉन्स हैं, तो आपके पास जो पीक है वो टूट जाएगी 3 पीक्स में और इंटेंसिटी आएगी 1:2:1 पास्कल ट्रायंगल। उसके बाद अगर आपके पास, मैं इसके बाद बोल रहा हूँ क्या कि अब आपके पास 3 प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन मेरे पास जिसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसके अराउंड जो प्रोटॉन है वो कितने 3 प्रोटॉन्स हैं, तो उसके पास जो पीक्स इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी 1:3:3:1। तो इस तरीके से आप पास्कल ट्रायंगल की फॉर्म में आपके पास ये ऑब्जर्वेशंस आती हैं, जो पीक्स की इंटेंसिटी अब आपके पास क्या करती हैं जो आपको मिलती है। तो होप सो आपको इतना सा लग गया होगा पता, नहीं लगा हो तो प्लीज बाद में पूछ लेना। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। अगर आपको नहीं पता चला होगा तो प्लीज कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे इसको और बेटर तरीके से करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।